नमस्ते सभी दोस्तों को। मेरा नाम आदर्श है। तो आज की नई वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की यूनिट 3 वो पीवाईक्यूज के साथ। और ये स्पेसिफिकली हम बीकॉम प्रोग्राम ड्यू के बच्चों के लिए बनाया गया है। और ये जो भी वीडियो है उन्हीं के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ठीक है, तो पहली बात करते हैं मैनेजल कॉस्टिंग की। It is the amount at any given volume of output by which aggregate costs are changed if the volume of output is increased or decreased by 1 unit. In other words, it is the incremental cost of production for producing an additional unit of product। मतलब आसान भाषा में कहा जाए तो मतलब कोई भी एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से कॉस्ट वो कितनी इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ रही है तो उसे मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। मतलब जितना एक यूनिट का एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आती है प्रोड्यूस करने में उसे मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, विद इंक्रीजिंग इन 1 unit of output the total cost is increased, and this increase in total cost due to change in volume of output is known as margin costing। और इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने 500 यूनिट बनाई है, तो इसकी जो भी टोटल कॉस्ट है, अगर उसमें अगर एक यूनिट और बढ़ा दिया जाए तो 500 यूनिट की जो टोटल कॉस्ट है उसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। मतलब जो एक्स्ट्रा एक यूनिट की जो कॉस्ट आई है, मतलब बढ़ी है उसे। ठीक है, और मार्जिनल कॉस्टिंग में इट इज़ असर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ऑफ द इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम और टाइप ऑफ आउटपुट बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द फिक्स्ड cost and variable cost। Margin costing is a technique which present management with required information, enabling it to measure the profitability of undertaking by considering the behavior of cost। It is a cost system where products or service and inventory are valued at variable cost only। कहने का सिंपल मतलब यहाँ पे यही है कि ज़्यादातर अगर कोई भी एक्स्ट्रा यूनिट आप बनाओगे मेजॉरिटी ऑफ केस पे उसकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी और ना कि फिक्स कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहती है। तो इसीलिए कॉस्ट सिस्टम में ज़्यादातर वो मार्जिनल कॉस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट ही होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये मेनली ये आप ड्यू में भी इतना बड़ा ही लिखिएगा अपना आंसर, पर क्रक्स में समझने के लिए ये समझिए, अगर कोई भी एक्स्ट्रा यूनिट जो आप बना रहे हो उस एक्स्ट्रा यूनिट की जो कॉस्ट है उसे ही मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। ठीक है, आसान भाषा में। एडवांटेज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। इसका पहला एडवांटेज है हेल्प इन मैनेजल डिसीजन। द मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ द वेरिएबल कॉस्टिंग is assistance that it renders to the management in taking many valuable decision। mainly कहने का मतलब ये है कि ये मैनेजर डिसीजन में मदद करता है, बहुत सारे वैल्यूबल डिसीजन लेने में वो मैनेजमेंट की मदद करता है। कॉस्ट कंट्रोल, मेनली मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो मैनेजमेंट कॉस्टिंग का वो मार्जिनल कॉस्टिंग का वो इस्तेमाल कॉस्ट कंट्रोल के लिए भी करता है। ग्रेटर कंट्रोल ओवर द कॉस्ट इज पॉसिबल। This is because by classifying cost in fixed and variable, the management can concentrate more on the control of the variable cost, which are generally controllable, and pay less attention to fixed cost, which may be controlled only by top management and thus to limited extent। मतलब एक हद तक ही वो क्या बोलता है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा वो क्या बोलते हैं कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, और फिर अगला वो है कि कांस्टेंट कॉस्ट पर यूनिट से मेनली marginal costing take into account only variable cost which remain the same per unit of product irrespective of the volume of output। It therefore avoid the effect of varying cost per unit as it ignores fixed cost which may occur on timely basis and have no relation with size of population। मेनली कहने का मतलब है कि इसमें जो कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहती है वेरिएबल कॉस्ट की, और फिक्स जो कॉस्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि
वो टाइमली बेस पर कर होता है, उसका पॉपुलेशन के साथ ज़्यादा कोई साइज ऑफ प्रोडक्शन से कोई मतलब भी नहीं है। ऐसा इसीलिए जैसे आपने देखा होगा कि आप रेंट का खर्चा कितना भी आप मतलब प्रोडक्शन आप कितना भी कर, रेंट हमेशा सेम ही रहता है मेजोरिटी ऑफ केस में। देयर वो अंडर एन नो अंडर एन ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, इसमें कोई भी ओवरहेड अंडर और ओवर एब्जॉर्ब नहीं रहता। इन मार्जिनल कॉस्टिंग देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ए टू प्लानिंग, प्रॉफिट प्लानिंग मतलब प्रॉफिट प्लान करने में मदद करता है। टू एड प्रॉफिट प्लानिंग मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक इनेबल डाटा टू प्रेजेंट टू मैनेजमेंट इन सच ए वे सो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, मतलब ये मदद करता है प्रॉफिट प्लानिंग में कैसे वो कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम का रिलेशनशिप दर्शा के। सिंपल टेक्निक होती है ये। Variable costing is comparatively simple to operate because it avoids the complications involved in allocation, apportionment, and absorption of the fixed overhead, which is in fact arbitrary division of individual fixed cost. Mainly जो वेरिएबल कॉस्टिंग है तो कंपेरेटिवली सिंपल होती है ऑपरेट करने के लिए, और ये अवॉइड करते हैं कॉम्प्लिकेशन, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट। जैसे कि आपने कॉस्टिंग में भी देखा होगा कि जितना ज़्यादा आप वो डिटेल में जाएंगे जैसे एबीसी एनालिसिस में, तो उसमें मतलब बहुत बहुत डिटेल में हमको कॉस्ट को अलोकेट करना होता है, इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें टेक्निक होती है, सिंपल होती है। रियलिस्टिक वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक की जो वैल्यूएशन करते हैं इसमें इन्वेंट्री की, वो मतलब ज़्यादा रियलिस्टिक होती है। इन मार्जिनल कॉस्टिंग स्टॉक ऑफ WIP प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स आर वैल्यूड आर ओनली एट वेरिएबल कॉस्ट, स्पेसिफिक वेरिएबल कॉस्ट भी जो फिनिश गुड होते हैं WIP होती है वो वैल्यू की जाती है। देयर इज नो फिक्टिशियस प्रॉफिट, इसमें कोई फिक्टिशियस प्रॉफिट नहीं होता, मतलब जो सेल के बीच में जो वो नहीं होती, वो आपस वो इंटर डिपार्टमेंट सेल होती है उसका जो प्रॉफिट होता है वो सब नहीं होता। राइज ड्यू टू फिक्स कॉस्ट बीइंग अब्जॉर्ब्ड कैपिटलाइज्ड अनस्टोल्ड स्टॉक, स्टॉक वैल्यूएशन इन मार्जिनल कॉस्टिंग इज देयरफॉर मोर रियलिस्टिक एंड यूनिफॉर्म, इसलिए इसमें ज़्यादा रियलिस्टिक और यूनिफॉर्म रहता है। वैल्यूएबल एडिशन टू मोर टेक्निक वो अदर टेक्निक्स, मार्जिनल कॉस्टिंग इज वैल्यूएबल एडिशन टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजट कॉस्टिंग, मतलब ये स्टैंडर्ड और बजटिंग कॉस्टिंग के लिए में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। फिर बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग की। पहले लिमिटेशन डिफ़िकल्टी इन क्लासीफाइंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट, इसमें फिक्स और वेरिएबल एलिमेंट को क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि हमने पहले वो उसमें बजटरी वाले यूनिट में भी देखा कि इसमें जो जैसे कि जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होते हैं उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल एलिमेंट तो फाइंड करना मुश्किल, तो वैसे इसमें भी जो फिक्स्ड होता है और वेरिएबल एलिमेंट होते हैं किसी टोटल कॉस्ट में, उसको फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। इट इज डिफिकल्ट टू क्लासीफाई exactly the expending fixed and variable costing. Most of the expenses are neither totally variable or nor only fixed. For example, various amenities provided to worker have no relation either to volume of production or टाइम फैक्टर, मतलब ज़्यादातर एमिनिटीज़ जो वर्कर को प्रोवाइड जाती है ना तो उसका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से कोई नाता है ना तो टाइम फैक्टर से। डिपेंडेंस ऑन और डिपेंडेंस ऑफ की फैक्टर, मतलब इसका ज़्यादा डिपेंडेंस होता है की फैक्टर पे। कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट इटसेल्फ इज नॉट अ गाइड फॉर ऑप्टिमम प्रॉफिटेबिलिटी अनलेस इट इज लिंक विद की फैक्टर, मतलब जब तक उसका की फैक्टर जो से लिंक नहीं होगा तब तक ऑप्टिमम प्रॉफिटेबिलिटी मतलब वो प्रोडक्ट ऑप्टिमम प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रीब्यूट नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि मतलब जो प्रॉफिट है वो मार्जिनल कॉस्टिंग को की फैक्टर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए। इग्नोर टाइम फैक्टर एंड इन्वेस्टमेंट, ये टाइम फैक्टर इन्वेस्टमेंट को इग्नोर करता है। मार्जिनल फैक्टर इग्नोर टाइम फैक्टर एंड इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल मार्जिनल कॉस्ट ऑफ टू जॉब में be the same but the time taken for their completion and the cost of machine use may differ. The true cost of job which takes the longer time use costlier machine would be higher. This fact is not disclosed by marginal costing. इसमें बीच बीच में एग्जांपल दे रखे हैं जो कि आप चाहे तो एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ कॉस्ट, इसमें जो नेचर का जो कॉस्ट होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है।
Some of the assumptions regarding the behavior of various costs are not necessarily true in realistic situation. For example, the assumption of that the fixed cost will remain static throughout not correct. मतलब इसमें एग्जांपल में जैसे बता रखा है कि ये प्रेडिक्ट करता है जो नेचर कॉस्ट का सही नहीं, जैसे फिक्स कॉस्ट है जरूरी नहीं है वो हमेशा फिक्स्ड ही रहे, सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन के बाद जो फिक्स कॉस्ट है वो भी बदलती है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट में चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, और जैसे कि एक पीरियड से जैसे मतलब रेंट इस साल को 5 लाख है, अगले साल हो सकता है कि बढ़ जाए, जो कि होता भी है रियल लाइफ में। फॉर एग्जांपल सैलरी बिल में गो अप बिकॉज ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट और ड्यू टू चेंज इन पे रेट। फॉल्टी वैल्यूएशन मतलब वैल्यू में कुछ गलती होना। स्कोप फॉर लो प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें लो प्रॉफिटेबिलिटी का भी स्कोप कम होता है, मतलब स्कोप होना इसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी का वो लो है, ठीक है। सेल्स स्टाफ में मिस्टेक मार्जिनल कॉस्ट फॉर टोटल कॉस्टिंग एंड सेल एट अ प्राइस विच विल रिजल्ट इन लो और लॉस और लो प्रॉफिट, हैंस सेल्स स्टाफ शुड बी कॉन्शियस while गिविंग मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। और फॉल्टी वैल्यूएशन में ओवरहेड्स ऑफ फिक्स्ड नेचर कैन नॉट ऑल टुगेदर एक्सक्लूडेड पार्टली इन लार्ज क्वांटम। मेनली इसमें जो फिक्स नेचर की कॉस्ट होती है वो एक्सक्लूडेड होती है, तो उसको लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स में एक्सक्लूड किया जाना ठीक नहीं है, ठीक है। वाइल वैल्यूएशन दी वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे कि जब वैल्यूएशन करते समय वर्क इन प्रोग्रेस का, इन ऑर्डर टू शो करेक्ट पोजीशन फिक्स ओवरहेड हैव टू बी इंक्लूडेड WIP, मतलब फिक्स ओवरहेड को भी WIP में होना चाहिए उसकी वैल्यूएशन करते समय, जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग मेनली इग्नोर ही करता है, जो कि हम आगे देखेंगे भी। फिर बात करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। It is approach to the product costing in which all manufacturing cost, variable cost, fixed cost charged to the cost of good manufacturing inventory। मेनली ये कॉस्ट इस कॉस्टिंग में, इस टेक्निक में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसमें वेरिएबल प्लस फिक्स्ड कॉस्ट है, उसे दोनों ही इंक्लूड किया जाता है उसकी वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। It in absorption costing all manufacturing cost, variable cost, fixed cost are charged to product, charge किया जाता है प्रोडक्ट में, variable fixed material labor cost by different measurement, while indirect manufacturing cost may by some method of apportionment। मेनली जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है जो कि वेरिएबल कॉस्ट ही होती है ज़्यादातर केस में, वो डायरेक्ट मेजरमेंट के साथ ऐड कर दी जाती है, जबकि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जैसे कि रेंट हो गया या फिर कई ऐसे फिक्स खर्चे जो लास्ट में पता चलते हैं, उसे अपोर्शन मेथड से इस्तेमाल किया जाता है जो कि कॉस्टिंग में पड़ती हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग। ये बेसिस है, ये वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग। सो कैलकुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट, एब्जॉर्प्शन रेट इंक्लूड्स बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इसमें दोनों, जैसे मैंने बताया कि इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों ही इस्तेमाल होते हैं, जबकि मार्जिनल में इंक्लूड होता है सिर्फ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में वैल्यू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में वैल्यूएशन इन ऑन इज ऑन प्रोडक्ट कॉस्ट, जो वैल्यूएशन वो प्रोडक्ट की कॉस्ट पे ही होता है, जैसे कि वो प्रोडक्ट की कॉस्ट पे होता है, जैसे कि प्राइम कॉस्ट प्लस अप्लाइड फिक्स्ड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जो कि कॉस्ट मतलब कॉस्ट शीट जैसी होती है सेम। जबकि वैल्यूएशन वो मार्जिनल में वैल्यूएशन विल बी प्राइम कॉस्ट प्लस अप्लाइड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इसमें सिर्फ वेरिएबल होती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड में बी क्लासिफाइड एज फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो ओवरहेड होता है वो क्लासिफाइड होता है फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब डिटेल में थोड़ा ज़्यादा वो एक्सपेंस को क्लासीफाई करता है, जबकि ये सिर्फ वेरिएबल और फिक्स, ये बस ये बताता है ये तो खर्चा वेरिएबल होगा, ओवरहेड वेरिएबल है तो फिक्स्ड है बस, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस प्राइम कॉस्ट माइनस फिक्स्ड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जब किसमें से कंट्रीब्यूशन माइनस नेट सेल माइनस वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड माइनस वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड।
नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है इसमें? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। वो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसमें कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड ओवरहेड माइनस फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड माइनस फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इफेक्ट ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, द डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अफेक्ट द यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब इसमें जो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होता है, ज़्यादा क्लोजिंग स्टॉक वो इफेक्ट करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, जबकि इसमें जो होता है इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें जो फिक्स कॉस्ट होता है वो ली नहीं जाती, तो फिर जो मैन क्लोजिंग स्टॉक है वो भी इफेक्ट नहीं करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। डिसीजन मेकिंग, ये डिस्टॉर्ट डिसीजन मेकिंग, मतलब ये डिसीजन मेकिंग में मदद नहीं करता, जबकि ये करता है, हेल्प करता है मार्जिनलिटी के। अगर बहुत आसान भाषा में कहूँ तो मेनली ये इसका नेचर बिल्कुल कॉस्ट शीट जैसा होता है, जबकि ये सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के आसपास ही घूमता है, ठीक है। इसमें मेनली वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है। CVP एनालिसिस की बात करते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट की। इट स्टडी द वेरिएशन इन कॉस्ट एंड प्रॉफिट इन रिलेशन टू चेंज इन the volume of output and sale, though a large number of internal and external factors influence. Example, the amount of profit, the volume of output. The three factors of CVP analysis are interlinked and interdependent. तो जो CVP एनालिसिस होता है वो मेनली कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट के वो रिलेशन देखता है वॉल्यूम ऑफ आउटपुट से, मतलब कितने आउटपुट से कॉस्ट में क्या बदलाव आ रहा है, प्रॉफिट में क्या बदलाव आ रहा है, ये सब। और इंपॉर्टेंस की बात करें, इंपॉर्टेंस यूज ऑफ CVP एनालिसिस, प्रॉफिट प्लानिंग में मदद करता है, डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, कॉस्ट कंट्रोल करने में मदद करता है, प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। ये सब मेन कीवर्ड्स हैं जो लिखना हो, फिर बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन कर देना। जैसे कि प्रॉफिट प्लानिंग, इन प्लानिंग इट इज़ असेस्ड टू नो रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। मतलब आम सी बात है, अगर आपको प्रॉफिट प्लानिंग करनी है तो आपका रिलेशनशिप देखना पड़ेगा कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट के बीच, मतलब वॉल्यूम से कितना फ़र्क कॉस्ट और प्रॉफिट में बढ़ रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ CVP एनालिसिस मैनर इन विच इट्स लेट cost, selling price and volume enable calculation to made to show the effect of change in this profit. Accordingly, planning environment can plan profit refers to CVP analysis। मेनली यही कि कितना फ़र्क इस कॉस्ट सेलिंग प्राइस से पड़ता है प्रॉफिट पे, उसी हिसाब से मैनेजमेंट प्लान करती है CVP एनालिसिस को। और फिर बात करते हैं डिसीजन मेकिंग में। CVP एनालिसिस इज वेरी यूजफुल इन टेकिंग मैनेजर डिसीजन like buying, selling, pricing, selection of product mix, selection of best method of production। मतलब ये मदद करता है डिसीजन मेकिंग, जैसे कि बनाना है या खुद बनाना है तो फिर बाहर से खरीदना है। प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, मतलब प्राइस सेट करने में मदद करता है। सिलेक्शन करना मदद करता है प्रोडक्ट्स में, मतलब किस रेशियो में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, बेचना है, और कौन सा बेस्ट रहेगा प्रोडक्ट, कौन सा मेथड सबसे बेस्ट रहेगा प्रोडक्शन के लिए। बात करते हैं कॉस्ट कंट्रोल की। ये कॉस्ट को कंट्रोल करने में मदद करता है। In the field of cost control, CVP analysis is great assistant to the management. The effect of cost control in the volume can be varied for the purpose of reviewing profit earned and cost incurred। मेनली एक चीज़ आप भी देख सकते हैं, ज़्यादातर एडवांटेज में हर जगह ये तो है ही कि मतलब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग ज़्यादातर कॉस्ट कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो मतलब आप ये पॉइंट कहीं भी लिख सकते हैं, ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है हर जगह का। प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट, CVP analysis is of the special hub in the preparation of fixed budget and which indicate the cost and the profit at different level of activity। मेरे यहाँ पे फिक्स नहीं, यहाँ पे फ्लेक्सिबल होना चाहिए था, कोई नहीं। मेरे लिए फ्लेक्सिबल बजट बनाने में बहुत मदद करता है, जिससे जो इंडिकेट करता है प्रॉफिट और कॉस्ट को डिफरेंट लेवल पे, जो कि हमने यूनिट टू के पार्ट में देखा ही था कि कैसे वहाँ पे अलग अलग लेवल पे प्रॉफिट निकल रहा है, वो प्रॉफिट अलग अलग लेवल पे निकल रहा है, कैसे अलग अलग लेवल पे कॉस्ट आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे। देखिए पहले जो था इसकी थ्योरी थी, जो कि मेनली आपको एग्ज़ाम में मदद करेगी लिखने के लिए, पर अब यहाँ पे जो मैंने बना लिख रखा वो सब क्रक्स में लिख रखा, मेनली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, ताकि एक आउटलाइन की तरह आपके दिमाग में बहुत लंबे समय तक बने रहे। जैसे कि मार्जिनल मैंने बोलता
सेल्स माइनस वीसी, ये मेनली वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को कंसिडर करता है। वीसी का मतलब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है मैंने, वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स का एफसी का मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। सेल माइनस वीसी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, माइनस करेंगे एफसी मतलब फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट आ जाएगा। जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, सेल्स माइनस वीसी माइनस एफसी सीधे प्रॉफिट, इसमें कंट्रीब्यूशन का वो होता ही नहीं कॉन्सेप्ट। आसान भाषा में कहें तो डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि सिर्फ कॉस्ट को कैलकुलेट करने को होता है। मतलब जैसे प्रोडक्ट की अगर आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन डिसीजन बनाना है प्रोडक्ट के रिलेटेड तो मार्जिनल का। ये जूम करता है कि वीसी इज दी प्रोडक्ट कॉस्ट, ये जूम करता है कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो वीसी है, जबकि एफसी पीरियड कॉस्ट, मतलब पीरियड में लगने वाली कॉस्ट को एफसी कहते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से मार्जिनल को, जबकि वीसी और एफसी दोनों ही प्रोडक्ट की कॉस्ट है एब्जॉर्प्शन के हिसाब से। कॉस्टिंग विल वैल्यूड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वीसी ओनली, मतलब स्टॉक को वैल्यूड किया जाता है सिर्फ, मतलब इन्वेंट्री को वीसी के बेसिस पे वैल्यू किया जाता है, जबकि इसमें दोनों के बेसिस पे किया जाता है टोटल कॉस्ट, जो कि एफ सी वी सी से मिलकर बनती है। वॉल्यूम ऑफ स्टॉक विल बी लोअर एज कम्पेयर टू एब्जॉर्प्शन, इसमें जो स्टॉक की जो वैल्यू होती है वो इससे कम होती है इसके मुकाबले, इसमें ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है, जबकि इसमें नहीं होती है, ठीक है। ये मेनली जो मैंने ऊपर आपको समझाया था थ्योरी के फॉर्म में, वो यहाँ पे क्रक्स में समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, ठीक है। इसी इसी जो यहाँ पे भी समझा, इसी को आप एग्ज़ाम में बहुत फैला फैला के लिख देना, ठीक है। फिर बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल की और इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन की, ठीक है। इसमें जो इसमें पहला आता है सेल्स वाला मार्जिनल के हिसाब से सेल्स, फिर डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एक्सपेंस, ये सब वीसी होगा पहले देखना। ये फिर बाय का प्राइम कॉस्ट, ये सब पूरी कॉस्ट शीट के हिसाब से बनता है, बस यहाँ फ़र्क है कि वेरिएबल है। फिर प्लस में आ जाएगा वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, इससे वेरिएबल ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट निकल जाएगी। फिर ओपनिंग डब्ल्यू आई पी, क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी, जो कि वेरिएबल कॉस्ट से, वो वेरिएबल कॉस्ट से वैल्यूड किए गए हैं। फिर वेरिएबल एन एफ सी यानी नेट फैक्ट्री कॉस्ट, वो नेट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस कर देना, इसमें ओपनिंग फिनिश गुड क्लोजिंग फिनिश गुड माइनस कर देना है। वेरिएबल सी ओ जी एस निकल जाएगा, वेरिएबल फिर उसमें एडमिन ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स, और फिर वेरिएबल सी ओ जी एस यानी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। फिर इसके बाद इसको आपको सेल की प्राइस से माइनस कर देना है, जो ऊपर दे रखा था यहाँ पे। इसको करने के बाद आपका आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, मुझे से माइनस करना है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड से। फिर सारे फिक्स खर्चे माइनस कर दीजिए जो भी है जो फैक्ट्री एडमिन के, फिर आपका प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। मेनली पहले जितने भी हैं सारे वेरिएबल, उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन से फिक्स्ड को माइनस करके प्रॉफिट निकालना है। जबकि यहाँ जो फॉर्मेट है वो फिर डिट्टो का डिट्टो सेम वैसे ही है कॉस्ट शीट वाला। सेल्स, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एक्सपेंस, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। फिर यहाँ पे जो फ़र्क आया, यहाँ पे फैक्ट्री ओवर्स में वेरिएबल भी आएगा फिक्स्ड, पर ध्यान रखिए रिकवरी रेट पे हो गए, क्योंकि हम इसमें हमें पहले से ही नहीं पता कि जो कॉस्ट वो फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, तो रिकवरी रेट के हिसाब से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वो मतलब इसको मतलब वो अनुमान लगाते हैं फिक्स कॉस्ट कितनी होगी रिकवरी रेट के हिसाब से, ठीक है। फिर इसके बाद जीएफसी निकलेगा, फिर डी डब्ल्यू आई पी प्लस करके माइनस क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी, फिर एन एफ सी, फिर ओपनिंग डब्ल्यू आई पी माइनस क्लोजिंग सी एफ जी। पर ध्यान रखें यहाँ पे ये सब इसमें वो फिक्स कॉस्ट भी जुड़ी हुई है, यहाँ पे जबकि नहीं जुड़ी हुई इस केस में। यहाँ पे सी ओ वो वी सी सी वैल्यूड किए गए। फिर उसके बाद सी ओ जी एस, मतलब सी ओ जी एस के बाद एडमिन ओवरहेड्स, वेरिएबल फिक्स्ड, वेरिएबल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और ओवरहेड भी में वेरिएबल प्लस फिक्स्ड ओवरहेड इंक्लूड है। फिर सी ओ जी एस वो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। फिर इसमें देखो, इसको करने के बाद जब ईयर एंड में हमको जब अपनी रियल फिक्स कॉस्ट पता चल जाएगी, तो उसके बाद हमें ये देखना है कि हमने जितना रिकवर किया, क्या वो अंडर रिकवर किया है या ज़्यादा रिकवर किया। अगर अंडर रिकवर किया तो प्लस कर देने का, ठीक है। फिर रिकवर अंडर रिकवर फैक्ट्री ओवरहेड्स, अगर ज़्यादा किया तो माइनस कर देने का, ताकि एक्यूरेट कॉस्ट निकल सके। फिर ये हो जाएगा, फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट निकलेगी, फिर डायरेक्ट सीधे प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। मेन फर्क यहीं पे है, देख लीजिए वो। फिर उसकी बात करते हैं को वो प्रॉफिट और अब सीवी पे एनालिसिस में फार्मूलों की। यहाँ पे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जिसे पीवी रेशियो कहते हैं, और पीवी रेशियो को सीवी रेशियो यानी कंट्रीब्यूशन रेशियो को रेशियो कहते हैं।
ये एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज ऑफ सेल में। ये रेशियो बदलती नहीं है विद चेंज इन यूनिट और आउटपुट। दिस रेशियो विल चेंज व्हेन देयर इज चेंज इन आइदर, मतलब ये आउटपुट के बदलने से नहीं बदलती, पर बदलती है जब जब ये चीज़ें हों, जो कि है सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस से, वेरिएबल कॉस्ट से, और बोथ सेलिंग और वेरिएबल कॉस्ट के बदलने से ये बदलती है। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस यूनिट इंक्रीज हो रहा है और वीसी मतलब वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, तो इसकी जो पीवी रेशियो है, प्रॉफिट रेशियो, वो बढ़ेगी, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। और अगर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो अगर डिक्रीज होगी कब, जब सेलिंग रेशियो गिर रही होगी और वीसी रेशियो इंक्रीज होगी। वीसी मतलब वेरिएबल कॉस्ट, जब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो बढ़ रहेगी तभी घट जाएगा। और इसका फॉर्मूले की बात करें तो ये पीवी रेशियो इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू में 100, जो कि कॉन्ट्रीब्यूशन किससे बनता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से। ठीक है, अगर मान लीजिए एग्जाम में सीधे सीधे कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा होगा तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर दीजिएगा। फिर और बात करते हैं, पीवी रेशियो को शॉर्ट वो मतलब 100 माइनस वीसी रेशियो भी कर सकते हैं। मान लो एग्जाम में आपको सिर्फ वीसी रेशियो दे रखा है, तो इसे 100 से माइनस कर दीजिएगा तो आपका पीवी रेशियो निकल जाएगा। और बाकी इसकी डेरिवेशन है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और वीसी रेशियो कैसे निकलती है, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में सेल इनटू में 100। और पीवी रेशियो निकालने का एक और तरीका, जैसे अगर मान लो एग्जाम में थोड़ा टफ बना दिया थोड़ा, तो फिर चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन में चेंज इन सेल, अगर दो लेवल की सेल और कंट्रीब्यूशन दे रखी होगी तो उससे निकल जाएगा इंटू 100। ठीक है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस है। या तो फिर चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल। ध्यान रखें, प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन सेम नहीं होता, वो अलग अलग चीज़ है। हाँ, पर पीवी रेशियो सीवी रेशियो सेम होता है। फिर बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट की, ब्रेक इवन सेल की। इस लेवल पे जो सेल होती है ना, उसमें ना ही तो लॉस होता है ना ही प्रॉफिट होता है, वो जीरो हो जाती है, मतलब प्रॉफिट और लॉस जीरो होता है इसमें। ठीक है, इट इज़ ए लेवल एट विच कंट्रीब्यूशन इज जस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, मतलब कंट्रीब्यूशन जब फिक्स कॉस्ट के बराबर है तो समझ लीजिएगा वो लेवल बीपी है, मतलब वो ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अगर मान लीजिए एक्चुअल सेल बी के बराबर है तो जैसे कहा था, जीरो प्रॉफिट और जीरो लॉस। एक्चुअल सेल बड़ी है, बी सी से प्रॉफिट होगा, कम है तो लॉस हो जाएगा। बाकी इसकी डेरिवेशन आप देख सकते हैं, मेन फार्मूला ये रहा। बीपी अगर मान लीजिए आपको यूनिट्स में निकालने के लिए कहा एग्जाम में कि मतलब यूनिट्स निकाल, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जबकि अगर रुपीज़ में यानी अमाउंट ज़्यादातर तो अमाउंट में ही कहेगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। ठीक है, और अगर मान लीजिए बीपी की यूनिट्स दे रखी है इनटू में सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो बीपी इन अमाउंट वैसे ही निकल जाएगा। फिर बात करते हैं कैश ब्रेक इवन रेशियो की, मतलब अगर मान लीजिए कैश में बोल रहा है कि कैश ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए, तो इट इज़ अ लेवल ऑफ सेल एट विच कैश प्रॉफिट इज जीरो, जिसमें कैश प्रॉफिट जीरो होता है। इसमें मेनली बस फ़र्क क्या होता है, इसमें जो डेप्रिसिएशन है नॉन कैश आइटम वो हटा दिया जाता है, बाकी तो बिल्कुल सेम ही है। इसमें कैश एफसी निकल जाएगा बस, बाकी नीचे पीवी रेशियो से अमाउंट वाला आंसर आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से यूनिट वाला आ जाएगा। फिर एक और जो ज़रूरी फार्मूला है इसमें, वह रिक्वायर्ड सेल को निकालने के लिए कह देगा, जो कि दे भी रखा है सर पी वाई क्यू में, गिवन लेवल ऑन प्रॉफिट। रिक्वायर्ड सेल अगर यूनिट्स में निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब कितनी सेल होगी जिससे हम रिक्वायर्ड प्रॉफिट चाहिए, तो फिर उसके लिए आप पहले तो फिक्स कॉस्ट लगा लिख दीजिएगा, फिर प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट क्वेश्चन ने बोला कि चाहिए, अपॉन में कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इससे होगा क्या, मतलब वो यूनिट्स में आंसर आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड सेल्स के। जबकि अगर अमाउंट में चाहिए तो नीचे बस पीवी रेशियो से इंटू कर दीजिए। ठीक है, ध्यान रखिए, अगर यूनिट्स में चाहिए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करना, लेकिन अगर अमाउंट यानी रुपीस में चाहिए तो पीवी रेशियो से। बाकी रिक्वायर्ड सेल यूनिट्स अगर दे रखे हैं तो सिंपल ही है, सिंपल सेलिंग प्राइस पर यूनिट से इंटू कर दीजिए। बात करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब सेल का वो पार्ट जिसमें सेफ होते हैं सेल, इसमें इससे कम होने से बीपी और इससे भी कम हो तो लॉस। ठीक है, मतलब आसान भाषा में, जैसे कि अगर मान लीजिए आपका बीपी 900 पे ब्रेक इवन पॉइंट है, अगर आप 2000 की सेल करते हैं एक्चुअल सेल, तो आप 1100 से अमाउंट से सेफ हैं। तो अगर इसके फॉर्मूले की बात करें, मेनली
तो ये एमओएस मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर लेवल ही आता है। मतलब अगर ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे है, पहले लॉस फिर ब्रेक इवन पॉइंट, उसके ऊपर फिर उसके ऊपर कितना भी ऊपर जाओ वो सब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगा। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूनिट्स में निकालना, एक्चुअल सेल यूनिट को बीपी से माइनस कर दीजिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अमाउंट वो रुपीज़ में निकालना है तो इसकी वैल्यू वाले अमाउंट से माइनस कर दीजिए। एक्चुअल सेल माइनस बी ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स वैल्यू से माइनस कर देना। परसेंटेज में निकालना एमओएस अपॉन में सेल इंटू 100। बाकी इसके सबसे ज़रूरी फार्मूला ये कि जो 100 वो एक्चुअल से जो 100% है वो ब्रेक इवन पॉइंट और एमओएस परसेंट से बनती है। मतलब अगर मान लीजिए एग्जाम में आपको ब्रेक इवन पॉइंट पता है तो 100 से माइनस कर दीजिएगा परसेंटेज, ठीक है, तो आपका एमओएस निकल जाएगा। और इसका एक शॉर्ट फार्मूला ये रहा कि एमओएस इज इक्वल टू यूनिट्स में अगर चाहिए तो प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दे, बस यहाँ पे प्रॉफिट होगा ऊपर में, ना कि फिक्स कॉस्ट। एमओएस रुपीज़ में अगर है, रुपीज़ में चाहिए तो प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। बाकी आप देख सकते हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसमें जो ये वाली लाइन है ये है अमाउंट की जिसपे, और ये है क्वांटिटी की। इस पे पहले बीपी की एक लाइन बना दीजिए डॉट डॉट करके, फिर जो यहाँ से जीरो से एक जो लाइन जाएगी स्ट्रेट वो सेल्स की होगी, ये टोटल कॉस्ट की, और ये एफसी की। अब ये बिल्कुल टीसी नीचे से इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है वो कभी भी जीरो नहीं होती है नॉर्मल केस में, तो हमेशा वो कुछ ना कुछ अमाउंट के साथ होगी, तो इसलिए वो ऊपर से थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हुए और इसलिए टीसी भी ऊपर से स्टार्ट होगा। ठीक है, बाकी फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहती है इसलिए आगे तक सेम लाइन खींचेगी लंबी। और ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे और इसके बीच में जो डिफरेंस है वो एमओएस होगा, और इसके बीच में जो टीसी और सबसे मेन सेल्स के बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो सबसे मेन चीज़ पार्ट है इसमें। ठीक है, वो हो सकता है कि थ्योरी में पूछ लिया क्वेश्चन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है कि एंगल होता है जो फॉर्म होता है इंटरसेक्शन ऑफ सीएल और टीसी, मतलब टीसी और सेल्स के इंटरेक्शन से जो लाइन बनती है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जैसे सीएल है और ये टीसी है। ठीक है, और जितना ज़्यादा एंगल ये वाई ग्रेटर होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट, और वाइस वर्सा, मतलब जितना ज़्यादा वो एंगल ज़्यादा बड़ा होगा प्रॉफिट प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा होगा, और जितना कम होगा उतने कम प्रॉफिट होगा। मतलब जितना छोटा एंगल उतना कम प्रॉफिट, जितना ज़्यादा उतना बड़ा एंगल प्रॉफिट। बात करते हैं इंडिफरेंस लेवल की। एक ऐसा लेवल है जिस पे जो कॉस्ट होती है वो इक्वल होती है, और इंडिफरेंस लेवल को कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट भी, कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ये बाकी इसकी ये डेरिवेशन है इसमें, जो कि जो ऐसे तो बता दिया कि मैंने कि ये ऐसा लेवल जिस पे कॉस्ट दो लेवल है वो, इट इज़ द लेवल एट विच कॉस्ट ऑफ टू ऑप्शन विल बी इक्वल, मतलब दो ऑप्शन की कॉस्ट जिस लेवल पे सेम हो तो उसे इंडिफरेंस लेवल कहते हैं, और कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, बाकी डेरिवेशन है, अगर आप चाहो तो देख सकते हैं इसे। इसका इंडिफरेंस लेवल का फॉर्मूला ये है कि इन डिफरेंस इन कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट अपॉन में डिफरेंस इन वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जो ये इंडिफरेंस कॉस्ट है ये और FC2 माइनस में FC1 अपॉन VC1 माइनस VC2। एक छोटी सी ट्रिक बताऊँ तो आप ऐसे याद कर सकते 21 अपॉन 12, ऐसे ऊपर फिक्स कॉस्ट है और नीचे VC है। ठीक है, और बाकी करें एजम्पशन की, इस पर इंटरप्रिटेशन की, अगर इंडिफरेंस लेवल से ज़्यादा है एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है, तो आप उस ऑप्शन को लीजिए जहाँ पे VC छोटा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। और अगर एक्चुअल क्वांटिटी बराबर है इंडिफरेंस तब तो कोई सा भी ले सकते हो क्योंकि कॉस्ट सेम ही है। लेकिन अगर एक्चुअल क्वांटिटी आप जो बेच रहे हैं वो कम है इंडिफरेंस लेवल से, तो आप ऐसा ऑप्शन चुन जिसमें आप FC कम हो, क्योंकि पहले आपको किसी बिजनेस में पहले फिक्स कॉस्ट ही रिकवर करनी होती है। बात करते हैं की फैक्टर की। दीज आर द फैक्टर विच हैव
लिमिटेड अवेलेबिलिटी, मतलब ऐसे फैक्टर जिनकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है। ऑल डिसीजन आर बेस्ड ऑन मैक्सिमाइजिंग कंट्रीब्यूशन, सारा डिसीजन इस बेस पे होता है कि कैसे हम कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमम कर सकें लिमिटेड की फैक्टर से। डिसीजन विल बी बेस्ड अपॉन द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर, मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर पे ये सारा डिसीजन बेस्ड होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए सेल की क्वांटिटी अगर की फैक्टर है, मतलब एक एग्जांपल ले लीजिए कि किसी देश में किसी एक प्रोडक्ट को एक सर्टेन यूनिट से ज़्यादा नहीं बेच सकते, तो वहाँ पे जो की फैक्टर हो सेल यूनिट हो जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे केस में सेल वैल्यू में तो से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर वैल्यू सेल वैल्यू और या तो पीवी रेशियो में हो जाएगा। मटेरियल क्वांटिटी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ मटेरियल, मतलब मान लीजिए रॉ मटेरियल एक लिमिट फैक्टर है। ज़्यादातर इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल में लिमिट होती है, तो फिर उस केस में जो डिसीजन मेकिंग होगी वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ मटेरियल से ली जाएगी। लेबर आवर्स में कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, जबकि मशीन आवर्स में अगर लिमिट है तब हम कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर्स के हिसाब से डिसीजन लेंगे। मेनली जो चीज़ लिमिट होगी वही चीज़ उस चीज़ का की फैक्टर बन जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं PYQs की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास आपका वो PYQs है, तो मैं इससे आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन 2 सॉल्व, बाकी हम क्वेश्चन हमने पिछले यूनिट्स में कवर कर लिया। तो इसका जो जैसे कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जो कि मैंने आपको ऊपर ही पढ़ा दिया, तो आप सेम आंसर लिख सकते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हैं, बाकी कीवर्ड्स लिख लिएगा मेनली, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर एक्स लिमिटेड, सेलिंग प्राइस है 40 रुपये पर यूनिट, और जबकि वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 22 पर यूनिट, और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है 6 रुपीज़ पर यूनिट, जबकि फिक्स्ड वेरिएबल ओवरहेड है वो 10,80,000 पर ईयर है, फिक्स सेलिंग कॉस्ट है 5 लाख पर ईयर। अब देखिए, अब इसमें पूछा क्या है ये देखते हैं। ये तो गिवन डेटा हो गया। अब इसमें लिखा यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ब्रेक इवन पॉइंट एक्सप्रेस इन अमाउंट ऑफ रुपीज इन सेल। अब इसने BP पूछ लिया, किसका, सेल के अमाउंट का, मतलब सेल के अमाउंट में पूछना कि यूनिट्स में, हमको इसको BP बताना है ऐसे लेवल पे जहाँ पे सेल्स वो प्रॉफिट 0 होगा। अगला क्या पूछा इससे देखते हैं। नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 1,20,000 पर ईयर, पर हर साल मतलब 1,20,000 का प्रॉफिट कमाना, तो कितनी यूनिट सेल करनी है। तब इसने पूछा कि रिक्वायर्ड सेल यूनिट पूछे इसने, तो वो बताना है, जो कि हम बता देंगे आराम से, कोई नहीं। हाउ मैनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न नेट इनकम ऑफ 10% ऑफ सेल, मतलब कितनी सेल करें जिससे जो नेट इनकम, यानी नेट इनकम का मतलब कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, यहाँ पे नेट इनकम का मतलब प्रॉफिट, मतलब ऐसी कमाई जिसमें से सारे एक्सपेंस माइनस हो गया तो उसे प्रॉफिट कहेंगे, ठीक है। तो जो प्रॉफिट हो वो 10% हो किसका, सेल का, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें इसने पूछी है हमसे, तो ठीक है फिर अभी बता देते हैं इसे कैसे करना है ये क्वेश्चन। तो जो पहला था कि वो था कि पहले तो जैसे गिवन डेटा दे रखा था, सेलिंग प्राइस था 140 पर यूनिट, आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है 22 + 6 जो कि 28, फिक्स कॉस्ट निकाल लीजिएगा। ये देखिए कंफ्यूज ना होइएगा क्वेश्चन में कि ये वेरिएबल कॉस्ट अलग है, ये दोनों ही असल में वेरिएबल कॉस्ट है और दोनों ही फिक्स कॉस्ट है, तो दोनों को ही फिक्स कॉस्ट में इंक्लूड कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट को इंक्लूड कर, जो सेलिंग कॉस्ट है उसे आप कंसीडर नहीं कर रहे हो, जो कि गलत बात है। तो आपको जो अगर कॉस्ट कोई सी भी है, अगर वो वेरिएबल है तो वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट बनेगी, और अगर कोई कॉस्ट फिक्स्ड है चाहे कैसी भी हो, सेलिंग हो चाहे वो फैक्ट्री हो, तो फिक्स कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। तो एक बार वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट निकालने के बाद आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन निकाल दिया आपने, जो कि है 12 रुपीज़ पर, वो 40 रुपये की सेलिंग प्राइस था, 28 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट था, तो 12 रुपीज़ आ गया। PV रेशियो निकाल दीजिए, फिर 30% है, और BP का फॉर्मूला हमको जैसे पता था, फिक्स कॉस्ट अपन में PV रेशियो,
तो फिक्स कॉस्ट हमने यहाँ पे पुट कर दी जो ऊपर निकाली थी, और ये एक जैसे ही दिखा सकते हैं आंसर ये रहा, जो कि बहुत ही आसान था। ठीक है। और क्वेश्चन जब भी आप एग्जाम में करें तो ध्यान रखिए, जैसे पूछा था कि बीपी क्या होता है, उसका फॉर्मूला याद करिए, और फिर ये देखिए कि आपके पास डेटा कैसे कैसे है। जैसे फिक्स कॉस्ट तो आपके पास दे रखी थी, आपको ये इसमें निकालनी थी मेन, फिर पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो के लिए आपको सबसे पहले चाहिए कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला, ठीक है, और फिर उसके बाद पीवी रेशियो निकाला और फिर निकाल के पुट कर दिया। ऐसे ही आपको सोच के क्वेश्चन करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन था रिक्वायर्ड सेल्स, मतलब 12 लाख, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि कितने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड करें ताकि 1,20,000 का प्रॉफिट हो सके हर साल। तो क्वेश्चन में जैसे इसका सीधे स्टेट फॉर्मूला रिक्वायर्ड सेल्स रुपीस में बताना था मैं, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट प्लस में रिक्वायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। तो तो फिक्स कॉस्ट तो ये रही, प्लस अब इसने बोलता रिक्वायर्ड प्रॉफिट चाहिए से 1,20,000 का, तो लिख दिया, इसको ऐड करके इसे 30% से कर दिया कैलकुलेट, तो इतना आंसर आ जाएगा आपका। तो ये भी आ गया। अब यहाँ पे तो इसने यूनिट्स बोला, मैंने यहाँ पे गलती से अमाउंट निकाल दिया, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप जैसे मान लीजिए आपका ये आंसर भी आ गया, ठीक है। तो आप इसको 40 रुपीज़ से डिवाइड कर दीजिएगा किसी सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो आपका आंसर यूनिट में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बस तो करना भूल गया हूँ। फिर उसके बाद करते हैं, और इसने कहा था कितना वो, हाउ मैनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू वन नेट इनकम ऑफ 10% ऑफ सेल, ठीक है। तो 10% ऑफ सेल, 10% ऑफ सेल की इनकम कमाने के लिए कितना सेल करनी पड़ेगी यूनिट्स की। अब फिर इसने यूनिट को पूछा है, तो पहले तो आप ये देख, आप लेट कर लीजिए कि जितनी भी सेल रिक्वायर्ड है वो है एक्स। फिर रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला लगा लीजिए, मैंने यहाँ पे अमाउंट, ये अमाउंट है, मैंने अमाउंट को एज्यूम करके एक्स लिया गया। फिर मैंने अमाउंट का फॉर्मूला लगा दिया, रिक्वायर्ड सेल अमाउंट का, फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट अपन में पीवी रेशियो एक्स, और क्योंकि रिक्वायर्ड सेल मैंने यहाँ पे एज्यूम किया कि वो एक्स होगी, ये रही। फिर 1,58,000 में वो 15,84,000 में मैंने प्लस कर दिया रिक्वायर्ड प्रॉफिट, जो कि कितना था, सेल का 10%, सेल एक्स इसका 10%, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको भी करना, कोई एग्ज़ाम में 30% अगर वो सेम क्वेश्चन दे तो। फिर उसके बाद नॉर्मली बस आपको सेव वो, फिर ये यहाँ से इधर चला गया 0.3, और फिर कैलकुलेट कर करके आपको ये आंसर आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। और अब ये तो अमाउंट में है, अब इसने पूछा था यूनिट्स में, तो यूनिट्स में आपको 40 से डिवाइड कर देना, सेम ऊपर क्वेश्चन में जैसे मैंने अभी डिवाइड करके कहा करा था वैसे आपको भी करना है इसमें भी, ठीक है। तो आपके यूनिट्स में आ जाएगा आंसर। और क्वेश्चन को जो ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि क्वेश्चन अमाउंट में आंसर मांग रहा है, ये यूनिट्स में, जैसे यहाँ पे यूनिट्स में मांग रहा है तो आपको भी यूनिट्स में, ठीक है। फिर फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि इसका और पार्ट है। अब इसमें पूछा कि, अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कंपनी इंटेंटेड टू परचेज अ न्यू प्लांट, मतलब कंपनी की इच्छा है कि वो नए प्लांट को परचेज करे। उसके बाद दो ऑप्शन है, प्लांट ए और प्लांट बी। द ऑपरेशन ऑफ दिस प्लांट विल रिजल्ट फिक्स कॉस्ट ऑफ 80,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 8 रुपीज़ पर यूनिट। अब इसने बताया कि जो प्लांट ए है वो 80,000 की फिक्स कॉस्ट लेगा, और वेरिएबल कॉस्ट लेगा 8 की, वो पर यूनिट जितना वो प्रोड्यूस करेंगे उससे। जबकि जबकि जो बी वाला है वो परचेज करने पे रिजल्ट होगा कि फिक्स कॉस्ट उसमें इतनी 1,20,000 लगेगी, जबकि वेरिएबल कॉस्ट लगेगी 6 रुपये पर यूनिट। अब देखते हैं इसने पूछा क्या है, करना क्या हमें कुछ, अब निकालना क्या आंसर, कंप्यूट करना कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट, स्टेट विच प्लांट इज टू बी प्रेफर्ड, और कौन सा प्लांट प्रेफर किया जाए और कब, ठीक है। तो अब आप सोचोगे इसमें इसमें ब्रेक इवन पॉइंट है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए इसने सेल ब्रेक इवन पॉइंट नहीं पूछा, इसने पूछा कौन सा कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ब्रेक, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनडिफरेंस लेवल को कहते हैं, और इनडिफरेंस लेवल्स को भी कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ऐसे आपको एग्जामिनर भी
वो फंसाने की कोशिश करेगा, तो पर हमें फंसना नहीं है। और ध्यान रखना कॉस्ट ब्रेक पॉइंट को कहते हैं इंडिफरेंस लेवल भी, मतलब यहाँ पे इंडिफरेंस लेवल निकालना है कि कौन से लेवल पे इन दोनों की जो कॉस्ट है वो सेम होगी, ठीक है। और फिर इंटरप्रिटेशन करके बताना कि कौन से लेवल पे कौन सा प्लांट प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, मतलब आंसर देखते हैं। प्लांट ए में दे रखा था फिक्स कॉस्ट नहीं इतनी, वो वेरियल कॉस्ट नहीं, जबकि प्लांट बी में देखा ये। तो अब आपको एग्जाम में भी ऐसे ही दिखा देना कि कौन सा फिक्स कॉस्ट वन है, ये फिक्स वो वेरियल कॉस्ट वन है, और ये फिर फिक्स कॉस्ट और वेरियल कॉस्ट टू है। तो इंडिफरेंस लेवल निकाला है इनका, जो कि जैसे ऊपर बताया था फॉर्मूला ने। सिंपली यहाँ पे पुट कर देना एफ सी टू में एफ सी टू, एफ सी यहाँ पे एफ सी वन, वी सी वन और वी सी टू, इन दोनों का डिफरेंस जो भी आप पुट करेंगे ये आ जाएगा। और फिर आंसर आ जाएगा 20,000 यूनिट्स का। तो ये आंसर मेनली आपको यूनिट्स में देगा कि 20,000 यूनिट पे जो कॉस्ट है वो इस प्लांट की सेम है, मतलब दोनों प्लांट की सेम रहेगी, ठीक है। चाहे तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब इंटरप्रिटेशन जैसे कि मैंने आपको उसके साथ ही पढ़ाया था, इसमें अगर एक्चुअल क्वांटिटी इंडिफरेंस लेवल से ज़्यादा हुआ तो तब हमें कौन सा ऑप्शन बेटर है, बी प्लांट। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब क्वांटिटी आप ज़्यादा सेल कर रहे हो तो आप चाहोगे ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो तो वो ऑप्शन बढ़िया जहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कम हो, ठीक है। तो प्लांट बी में अगर आप देखेंगे जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कम है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट अगर कम होगी तो मार्जिन ज़्यादा रहेगा सेल और वो वेरिएबल कॉस्ट के बीच में, जो कि प्रॉफिट कहलाता है। तो ऐसे में कंपनी वो जो कंपनी है उसे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर सेम लेवल पे मतलब एक्चुअल क्वांटिटी 20 आ रही है, तो ये सॉरी गलती 20 आ रही है, तो फिर क्या होगा कि जो कोई सा भी ऑप्शन बेटर हो, क्योंकि कॉस्ट तो दोनों की सेम है, दोनों मतलब दोनों प्लांट की इस लेवल पे। अगर एक्चुअल क्वांटिटी हम 20 आ रही सेल करें तो अब कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कोई से मतलब कौन सा लें, दोनों ही सेम है। लेकिन अगर क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी अगर हम 20,000 से कम बेचें, जैसे मान लीजिए हम 18,000 बेचे हैं, तो इस केस में उसको लिया जाएगा जहाँ पे एफ सी सबसे कम है, जो कि ऑप्शन ए के केस में है। तो आपको लिख देना ऑप्शन ए, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया इसका आंसर। अब बात करते हैं दूसरे की, लास्ट क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आराम से पढ़ते हैं। मून लिमिटेड प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट एम, सेलिंग प्राइस ऑफ विच इज़ 160, मतलब इसका जो सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट एम का वो 160 रुपये है, और वेरिएबल कॉस्ट है उसका 64। जैसे देख के पता चल जा रहा है यहाँ से आपका कॉन्ट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो तो आराम से निकल जाएगा। और फिक्स कॉस्ट दी है इसकी कितनी, 23,04,000। और कंपनी ऑपरेट करती है, अगर कंपनी ऑपरेट करती है मार्जिन और सेफ्टी पे, वो भी 40% के, तो तब प्रॉफिट पर एनम क्या होगा। अब इसने पूछा है, इसे सारा डेटा बता के ये पूछा है कि अगर मान लो एम ओ एस यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है तो उस लेवल पे प्रॉफिट क्या होगा। तो ठीक है वो बता देते हैं। सबसे पहले देखिए स्टेप वन है कि हम पहले बी पी फाइंड करें, ठीक है। क्योंकि अगर हम एम ओ एस फाइंड करने के लिए हमें बी पी चाहिए, ऐसा इसीलिए क्योंकि हमें चाहिए कि एक्चुअल सेल कितनी है, ठीक है। तो जो एम ओ एस होता है वो एम ओ एस होता है, जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा एम ओ एस बी एस मिल के 100% बनते हैं। तो अगर हम इससे बी एस माइनस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, वो मतलब एम ओ एस माइनस कर लेंगे उससे बी एस से, तो हमें पता चल जाएगा 60% है। पहले देखते हैं बी पी फाइंड करते हैं, पहले पी वी रेशियो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल होता है फॉर्मूला, जो कि आपको ऐसे पुट करके निकल जाएगा आंसर, ठीक है। 60% पी वी रेशियो जो कि आराम से निकल जाता। और फिर बीपी रेशियो में पता कैसे नहीं, वो बीपी मतलब अमाउंट में फाइंड करना है, ठीक है। एफ सी अपॉन में पी वी रेशियो, अमाउंट आ गया और 60%। जैसे मैंने कहा था हमें ये पता है कि अगर एम ओ एस 100% तो बी पी कितना होगा, बी एस कितना होगा, वो होगा 60%, ठीक है। 60%, तो अगर वो 60% होगा तो मतलब 100% कितना होगा, वो हमको बी पी के 60%, ये मतलब जैसे हमने बी एस निकाला ये है 60%, अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमें एक्चुअल सेल पता चल जाएगी, ठीक है, जो कि है इतनी। 60% 100% 60% 60% 100% 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 100
ना ये नहीं, ये तो बीपी है, सॉरी सॉरी, वो ये रहा, सॉरी गलती से मैंने बोल दिया। एक्चुअल सेल हमें बी से मिल जाएगी, जो कि था वो ऊपर ही लिखा हुआ 38,40,000। अब हम इसको 60% से डिवाइड कर देंगे। और किस्मत की बात यह है कि इसमें मतलब जो पीवी रेशियो है और वो बीपी रेशियो है, मतलब बीपी का जो परसेंट है वो सेम है, तो आप भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो एक्चुअल सेल आपकी निकल जाएगी फिर 64,000 बीपी को डिवाइड करने से उसके परसेंटेज से, ठीक है। और फिर एम निकल जाए, और फिर एक्चुअल सेल जैसे आपको पता चल जाएगा तो आपको फिर एम भी पता चल जाएगा, क्यों एक्चुअल सेल्स का 40% ही है वो एम जो कि 25,60,000। फिर अब 25,60,000 आ जाएगा, फिर हमको एम का फॉर्मूला लगाना है, कौन सा वाला, एम जो कि हमने पढ़ा था, एम वो अमाउंट वाला, प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो, ठीक है। फिर ये 2 लाख, वो 25,60,000 अपॉन में ये पीवी रेशियो जैसे हम पढ़ा था इतना, फिर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा ये रहा आंसर। आप चाहे तो यूनिट के हिसाब से भी कर सकते हैं, अगर आपको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जो कि यूनिट का तरीका होता है वो भी सही होगा। अब पर ये चीज़ ध्यान रखें, आंसर हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर अगर एग्ज़ाम में वो जैसे कि इस क्वेश्चन में था कि ब्रेक इवन कैश, वो कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट निकालना, तो समझ इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है, लेकिन अगर वो नॉर्मली बीपी का है सिर्फ, तो ये ध्यान रखिए वो सेल्स के बीपी की बात कर रहा है, जो कि हमने ऊपर देखा था ये वाला, यहाँ पे कॉस्ट नहीं लिखा हुआ। तो जब वो नॉर्मल ऐसी बीपी की बात कर रहा था, मैं समझ लिया वो सेल की बीपी की बात कर रहा है, लेकिन अगर कॉस्ट उसके आगे लिखा है तो समझ लीजिए ये इनडिफरेंस लेवल पूछ रहा है। तो चलिए अभी अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। फिर आगे क्या कहता है देखिए, एक पार्ट हमने कर लिया, आगे द कंपनी प्रपोजेस टू ऐड अनदर प्रोडक्ट एन, मतलब कंपनी चाहती है वो नया प्रपोज करती है कि नया प्रोडक्ट एन ऐड किया जाए, जिसका सेलिंग प्राइस 100 रुपये रखेंगे, वो वेरिएबल कॉस्ट जिसकी 20 रुपये पर यूनिट होगी, और फिक्स कॉस्ट ऑफ कंपनी इन दैट इवेंट इंक्रीज टू 26,66,40,000। मतलब देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर जब एम बेच रहे थे तब इतना था, लेकिन फिर अगर एन भी इंट्रोड्यूस करेंगे तो बढ़ के ये हो जाएगा। ध्यान रखें यहाँ पे 2 लिखा है, तो मतलब इससे बढ़ के ये हो जाएगा, ना कि इतने से बढ़ जाएगा ये। अगर बाय लिखा होता तो 26 लाख से बढ़ जाता, लेकिन 2 लिखा तो मतलब इतने तक बढ़ गया है। अब मतलब नई फिक्स कॉस्ट ही है। द मिक्स ऑफ एन एन वो एम एन एन विल भी इतना ही है। जो मिक्स है वो एम और एन, वो एम और एन का वो ये है। यहाँ पे जो मिक्स है वो ना कि फिक्स कॉस्ट ना कि कॉस्ट का मिक्स है, असल में सेल्स मिक्स है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कंपनी 10 यूनिट बेचती है तो इसमें से 7 एम होगा और 3 एन होगा, और अगर 100 बेचती है तो 70 एन एम एम और 30 एन, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब भी वो मिक्स की बात करे वो कुछ ना कहे तो समझ लीजिए सेल्स मिक्स है। फिर आखिर में पूछता है कि ब्रेक इवन लेवल निकालना है हमें पॉइंट ऑफ एम एन इन वैल्यू ऑफ यूनिट्स का। तो जैसे मैंने कहा था यहाँ पे कॉस्ट लो लिखा नहीं, तो यहाँ पे इंडिफरेंस लेवल नहीं निकालना, यहाँ पे निकालना सेल ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। जो मतलब ऐसा लेवल जहाँ पे सेल्स वो प्रॉफिट जीरो हो। तो इस क्वेश्चन को आगे करते हुए पहले तो कंट्रीब्यूशन निकालना है, इसका तो निकाल दिया था जो कि था 96 और इसका 80, पीवी रेशियो भी यहीं पे निकाल दिया हमने। अब एज्यूम करेंगे कि जो यूनिट ऑफ सेल है वो है 10 रुपये यूनिट, मतलब 10 यूनिट हम बेचते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब इन्होंने पर यूनिट के हिसाब से डेटा दिया, ना कि ये बताया नहीं कि कितना वो बेच रहा है। तो अब हम यहाँ पे एजम्पशन ले रहे हैं, मैंने यहाँ पे 10 इसीलिए ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। लेने के लिए आप यहाँ पे 100, 1000 कितने भी ले सकते हैं, मैंने 10 लिए इसलिए क्योंकि आसान हो जाए। फिर हमें ओवरऑल पीवी रेशियो निकालना है। ओवरऑल पीवी रेशियो कैसे निकाल, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन पर में टोटल सेल इंटू में 100, जो कि ये रहा 7 × 96 यानी एम, ये एन है, एन का कंट्रीब्यूशन, और अपॉन में एन की यूनिट्स, वो एन की सेल्स
सेल अमाउंट और ये एम की सेल अमाउंट ही है, एन की सेल अमाउंट ही है, इंटू 100। फिर जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 64.225% आ जाएगा आंसर, पीवी रेशियो। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिए, आप एग्ज़ाम में ऐसे मत कीजिएगा कि आप ऐसा 96 प्लस 80 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टोटल कंट्रीब्यूशन तो ये रहा, और टोटल सेल वो मतलब टोटल सेल यूनिट ये रही, मतलब वो 96 प्लस 80 मतलब 160 प्लस 100 कर दे रहे हैं। ऐसे में आंसर गलत आया, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिक्स का जो रेशियो 50:50 का नहीं, 7:3 का है। ज़्यादा टेक्निकलिटीज में ना जाते हुए आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। ओवरऑल बीपी पॉइंट निकालना है, जहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन ओवरऑल पीवी रेशियो, इसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, ध्यान रखिए जब भी आपको ओवरऑल निकालना हो तो टोटल लगा दीजिए आगे बस फॉर्मूले में, यहाँ पे ओवरऑल पीवी रेशियो। तो जैसे कि हमें पता, हमें टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए थी, जो कि क्वेश्चन में दे रखी थी इतनी 26,67,400। तो ये आ जाएगा, और फिर इसको डिवाइड कर देना 64.225 से, फिर आंसर आ जाएगा ये, जो कि ओवरऑल बीपी है, मतलब कंपनी का, कंपनी कितना भी प्रोडक्ट बेचे तो उसका बीपी ये होगा, मतलब जिस SLL जहाँ पे प्रॉफिट जीरो होगा। और ध्यान रखिए अप्रोक्स, इसमें असल में इस क्वेश्चन का जो आंसर है पॉइंट्स में आया, तो इसलिए मैं यहाँ पे अप्रोक्स ले रहा हूँ। हो सकता है आपका आंसर शायद थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। फिर जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो निकालना है, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, टोटल कंट्रीब्यूशन पर टोटल यूनिट, जो कि है 192/10, जो कि हमने अभी ऊपर निकाला था टोटल कंट्रीब्यूशन। और टोटल यूनिट मैंने, इस कंट्रीब्यूशन की टोटल यूनिट है 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 91.2। फिर उसके बाद हमें निकालना है कंट्रीब्यूशन बीपी, ओवरऑल बीपी अगर यूनिट्स में, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन में ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, अगर आपको यूनिट्स में आंसर निकालना तो हमेशा फिक्स वो नीचे आना चाहिए, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन है पर यूनिट। ठीक है, डिवाइड किया, आंसर आ गया, यहाँ पे ओवरऑल आ गया। देखिए हमने पहले जो एक तो है कि अमाउंट में, ओवरऑल अमाउंट में बीपी निकालना था, वो यहाँ पे निकाल दिया, यहाँ पे। फिर जैसे क्वेश्चन में कहा था कि हमें इंडिविजुअली इनका निकालना, ध्यान रखिए इंडिविजुअली आप तभी निकाल सकते जब इंडिविजुअली इनके फिक्स कॉस्ट की बाइफर्केशन दी होती है, पर यहाँ पे बाइफर्केशन नहीं दी थी, तो हमें यहाँ पे इकट्ठा ही निकालना पड़ा पहले, मतलब वो ओवरऑल बीपी। तो जैसे बीपी निकल गया था, और बीपी हमने यूनिट्स भी निकाल दिए, इतने यूनिट्स पे सेल वो है, वो प्रॉफिट जीरो है। तो अब अब हमने जैसे पढ़ा था कि प्रोडक्ट मिक्स क्या है 763 का, यानी 70% यूनिट है इसकी एम की। तो कितना एम बेचेंगे जिससे मतलब से प्रॉफिट जीरो होगा, वो है 20,466। जबकि इसमें है बीपी में 29 to 3 को 30% कर देना, आंसर आ जाइए, आपका आंसर आ गया है। बस आंसर यहीं पे जा बाबू, बस इतना ही है। फिर उसके बाद इसने बोलता यूनिट्स में निकालिए और वैल्यू में भी निकाल लीजिए, और इंडिविजुअली निकालना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट्स तो मैंने निकाल दी ऊपर, अब वैल्यू में निकालना। तो सिंपल जितनी यूनिट्स थी उसमें सेल प्राइस को माइनस वो इनटू कर देना, तो आ गया आपका आंसर एम का। और एम का बीपी पॉइंट, वो एम का बीपी वो भी अमाउंट में, और एन का ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में आ गया, कैसे 100 से इंटू करके इसकी यूनिट्स, जो कि ये रही ब्रेक इवन यूनिट्स। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपकी वाली यूनिट भी ख़त्म हो गई है PYQs के साथ। आखिर में कहना चाहूँगा थैंक यू।